Our school, Michael Nagar Shikha Niketan, government-sponsored co-ed English medium higher secondary, has taken an excellent initiative in conducting online classes through YouTube channel. Even in this pandemic situation, our school did not step aback in providing and enhancing knowledge to the students. So, it's a request to the viewers, please like, comment and subscribe. हेलो बच्चों, क्लास 9। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो एक भारत रत्न थे, जो हमारे भारत के रत्न थे और फ्रीडम फाइटर भी, स्वाधीन भारत के सेनानी थे। तो ये एक महान व्यक्तित्व है जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। इनका जन्म 11 नवंबर 1988 में मेका, सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। इनका असली नाम है अबुल कलाम गुलाम माहिउद्दीन अहमद आज़ाद। इनके पिता का नाम था मोहम्मद खैरुद्दीन, माता थी आलिया मोहम्मद खैरुद्दीन। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई थी। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषाएं सीखी थी। वे स्वाधीन भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। हमारा देश जब स्वाधीन हुआ, देश को जब स्वतंत्रता मिली, तो वे पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। वे एक प्रकृतिवादी लेखक थे। वे नेचर से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक पत्रिका शुरू किए थे जिसका नाम था नैरंग ए अलाम, जो 1899 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिया था, जो उस समय तुर्की में चल रहा था। 1920 से 1924 तक जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसमें उन्होंने भाग भी लिया था। और अंत में उनकी मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1958 दिल्ली में, जब वे कार्यरत थे, देश की सेवा में कार्यरत थे, तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर के बारे में अगर हम लोग कुछ और, अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं, कुछ और हम लोग चर्चा करते हैं कि मौलाना अबुल कलाम महान साहसी, निडर, ईमानदार और स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति थे। लगभग 2 पीढ़ियों तक वे हमारे राजनीतिक जीवन के अद्वितीय व्यक्ति रहे। 1920 में कांग्रेस में शामिल होने से पूर्व भी वे क्रांतिकारी थे। 1920 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए, वे कांग्रेस में आए, और इसके पहले भी वे एक क्रांतिकारी थे। उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता, देशभक्ति और त्याग मुक्त सेवाओं को शीघ्र ही मान्यता मिली और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। यह ऐसा पद था जिस पर अनेक वर्षों तक वे टिके रहे और विभिन्न कठिन परिस्थितियों में संभाले भी रहे। अपनी दूरदर्शी राजनेता, सच्चे देशभक्ति और महान बुद्धिजीवी के रूप में देश को प्रदान की गई उनकी सेवाओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उन्होंने इतनी सेवाएं की है, देश के लिए इतनी सेवाएं दी है कि उनकी सेवाओं का मूल्यांकन हमारे लिए करना असंभव है। अपनी मान्यताओं के लिए उन्हें कष्ट झेलने पड़े। उन्होंने अपने स्पष्ट विचार व्यक्त करने के दायित्व से जी नहीं छुड़ाया। नेता के गुणों में से एक गुण उनमें यह था कि वे लोकप्रियता खोने के भय से अपने विचार व्यक्त करने से नहीं चूके। एक नेता को दृढ़ होना चाहिए। उनका कहना था कि एक नेता को हमेशा दृढ़ होना चाहिए, अपने संकल्प पर स्थिर होना चाहिए। कोई व्यक्ति नेता नहीं हो सकता यदि वह अपने विचारों को स्पष्ट व्यक्त करके अपनी लोकप्रियता को जोखिम में नहीं डालता। जो व्यक्ति सभी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वे अंत तक किसी को भी प्रसन्न नहीं कर पाते। मौलाना आज़ाद जी ने उन कमियों को देखा जिनके कारण हम पराधीन हुए, हमारा देश पराधीन हुआ, और उन्होंने उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने सफल प्रयास किया कि किस तरह से इन कमियों को
दूर किया जा सके, जिसके कारण हम लोग पराधीन हुए, ब्रिटिशों के अंडर में चले गए। राष्ट्रीय भेदभाव बार बार हमारी हार और पराधीनता के कारण रहे हैं। उन्होंने इनको दूर करने का यत्न संभव किया। वे देश को एक संगठित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। वे देश को सभी प्रकार से विकसित, सभी प्रकार से संगठित देखना चाहते थे। यद्यपि वे एक मुसलमान थे और कुरान पर उनकी एक रचना प्रसिद्ध हो गई है, तथापि वे हमेशा राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक सद्भावना के लिए कार्य करते रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में उनके लिए कोई भेदभाव नहीं था। वे सभी को भाईचारे की भावना से देखते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई भेदभाव उनके लिए नहीं था। वे यह अनुभव करते थे कि जो इस देश में रहते हैं वे इस देश के हैं, वे देशवासी हैं, वे भारतवासी हैं। राष्ट्रीय भावना उनके जीवन की प्रेरणा शक्ति थी। वे राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक सद्भावना के प्रतीक थे। आज भी हमें यह सबक याद रखना चाहिए, क्योंकि आज भी देश में एक दूसरे से अलग और विभाजित करने वाली शक्तियाँ सक्रिय होती हैं, जिसके कारण आज भी हमें ये याद रखना चाहिए कि वे राष्ट्रीय एकता और सामुदायिकता सद्भावना ये हमें होनी चाहिए। भारतीय एकता के बारे में हमें निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। भाषागत और प्रांतगत भेदभाव के इन दिनों में राष्ट्रीय एकता का पोषण सूझबूझ के साथ होना चाहिए। इन भेदभावों का उपयोग हमें भारत को एक करने के लिए करना चाहिए। यद्यपि उनकी मानवता सुविदित है, तथापि सार्वजनिक जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा, इस विषय में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। देश के उद्धार के लिए, देश को और अधिक विकास बनाने के लिए, पराधीनता से मुक्त करने के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इनमें उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था। यद्यपि अपने व्यक्तिगत संबंधों में वे विनम्र थे, तथापि जहां सार्वजनिक कार्यों का मामला होता था वहां वे अन्य न्याय के सिद्धांतों से टस से मस नहीं होते थे। सार्वजनिक मामलों में वे बड़े ही न्यायवान थे, और जहां सार्वजनिक मामलों का होता था, न्याय का मामला होता था, वे टस से मस उन सिद्धांतों में नहीं होते थे। वह अपने जगह पर, कहने का अर्थ है बच्चों कि वे अपनी जगह पर हमेशा अडिग रहते थे। वे देश के लिए, देश की सेवाएं करते थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, लेकिन उन्होंने कभी देशवासियों में वे भेदभाव, व्यक्तिगत भेदभाव या फिर सार्वजनिक या फिर धर्मांतर नहीं किया। उन्होंने कभी धर्मांतर भारतवासियों में नहीं किया। उनके लिए यह कहना था, उनका यह कहना था कि जो भारत में रहते हैं वे भारतवासी हैं, वे देश के लोग हैं। इसी प्रकार यदि किसी ने उनका व्यक्तिगत अपमान किया है तो वे उन्हें क्षमा कर सकते हैं, पर अगर किसी ने राष्ट्र का, देश का अपमान किया तो कभी वे उन्हें क्षमा नहीं करते थे, कभी वे उन्हें माफ़ी नहीं देते थे। व्यक्तिगत जीवन में विनम्रता और सार्वजनिक जीवन में न्याय उनके सिद्धांत थे। यदि हम प्रशासन में न्याय के सिद्धांत की अवहेलना करेंगे तो सरकार की स्थिरता और सामाजिक स्थिरता दोनों को आघात पहुंचेगा। वे गलत और सही में सही के हामी थे। वे गलत और सही में हमेशा सही का ही साथ देते थे। जो समीचीन होता उसी को वे मानते। हमेशा जब भी प्रशासन में ईमानदारी का प्रश्न सामने आया तो उन्होंने सार्वजनिक प्रशासन में उच्च स्तर को बनाए रखने की लड़ाई लड़ी। यह दूसरा सबक है जो हमें याद रखना चाहिए कि प्रशासन में जब उच्च स्तर को बनाए रखने की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उन्होंने यह अनुभव किया कि हमें इस स्वतंत्रता का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करना चाहिए। देश में बीमारी, गंदगी और निरक्षरता व्याप्त है, भरी पड़ी है, और हमें क्या करना चाहिए? देश से बीमारी, गंदगी और निरक्षरता को दूर करना चाहिए। अपने दिमागों को अंधविश्वासी, अज्ञान और धर्मांधता से मुक्त करें।
ये उनका कहना था कि हमें देश में सुधार तभी संभव है, समाज का कल्याण तभी संभव है जब देश से, समाज से बीमारी, गंदगी और निरक्षरता को हम दूर करेंगे और दिमाग में, भारतवासियों के दिमाग में जो अंधविश्वासी, अज्ञानता और धर्म अंधता, मतलब धर्म में अंधे होकर सभी कार्य करना, ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी को पसंद नहीं था। उनका कहना था समाज का कल्याण तभी संभव है जब ये सारी बातें दूर होंगी। वे मुक्त मस्तिष्क के हामी थे। मुक्त मस्तिष्क में उनका विश्वास था। ऐसा मुक्त दिमाग जो जातिगत या भाषागत, प्रांतगत और बोलीगत संकीर्ण पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। मौलाना आज़ाद जी के रूप में हमें एक स्वस्थ मस्तिष्क प्राप्त था। जब भी मैं उनसे बात करने गया, वे अरबी, फारसी के उदाहरणों की लड़ी लगा देते थे। यद्यपि मैं इन भाषाओं को नहीं जानता, यहाँ पे मैं कौन है, इस पुस्तक के लेखक, मुझे बताया गया कि इन भाषाओं में उनसे कोई आगे नहीं था और उनके उर्दू के भाषण सुसंगठित, विषयों में उच्च कोटि के और स्पष्ट तथा उद्देश्य में सटीक और तीखे होते थे, मतलब व्यंग्यपूर्वक होते थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के आदर्शों, प्रशासन में ईमानदारी और आर्थिक प्रगति के लिए अनेक कार्य किए। यही वे उद्देश्य हैं जिन्हें हमने अपने समक्ष रखा है। जिस रूप में हम उन्हें याद रख सकते हैं वह एक यही है कि हम प्रतिदिन अपने से पूछें कि क्या हम राष्ट्रीय एकता को बढ़ा रहे हैं, क्या प्रशासन में ईमानदारी ला रहे हैं, क्या हम आर्थिक और भौतिक प्रगति ला पा रहे हैं देश में। यही एक मार्ग है जिनसे कि हम उनके जीवन से प्राप्त सबकों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। पुस्तकें उनकी निरंतर और हर समय की साथी थी। वे पुस्तकों से बड़ा प्यार करते थे। जब भी उन्हें समय मिलता तो वे पुस्तकों में डूब जाते थे। उन्होंने पूर्वी तथा पाश्चात्य दर्शन शास्त्र की भूमिका पर एक किताब लिखी जो एक फारसी छंद से आरंभ होती थी, जिसमें ब्रह्मांड की तुलना एक ऐसे प्राचीन पांडुलिपि से की गई थी जिसके प्रथम और अंतिम पृष्ठ कहीं खो गए हैं। यह संभव नहीं कि बता सके कि यह पुस्तक कैसे आरंभ हुई और कैसे इसका अंत हुआ, क्योंकि इसके अंतिम और प्रारंभिक पृष्ठ जो थे वो कहीं खो गए हैं, जो अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम बता नहीं सकते कि ये पुस्तक कब आरंभ हुई, कैसे आरंभ हुई और इसका अंत कैसे हुआ। तो बच्चों, जीवन की अस्तित्व का अर्थ जानना दार्शनिक खोज का उद्देश्य है। आज़ाद जी के अनुसार जीवन और अस्तित्व का अर्थ जानना दार्शनिक खोज का उद्देश्य है। हम चाहे उसे ढूंढ ना पाए, पर खोज का कार्य अपने आप में एक पुरस्कार है। मौलाना आज़ाद जी अपनी भूमिका एक अन्य छंद से समाप्त करते हैं, जिसका अर्थ है कि जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं वे कभी नहीं थकते, क्योंकि यह मार्ग ही अपने आप में एक मंजिल है, एक गंतव्य स्थल है जहां हमें पहुंचना है। उनका जीवन इसी का उदाहरण है। वह खोज और प्राप्ति दोनों ही था। आज़ाद जी खोज भी थे और प्राप्ति दोनों ही थे। इससे कोई शक नहीं होता कि उन जैसा व्यक्तित्व हमें पुनः देखने को नहीं मिलेगा। वे एक महान व्यक्तित्व थे, भव्य उपस्थिति थी उनकी, अदम्य साहस था उनमें और भय मुक्त आचरण का वे व्यक्ति थे। तो बच्चों, क्लास 9 की ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, वो मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में हम लोगों ने आज जाना। तो आशा करती हूँ कि आप इस लेसन को और भी अच्छी तरह से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, ताकि आपको और अच्छा लगे, उनके बारे में आप लोग और अधिक जान सको। इसके साथ ही मैं आज का क्लास समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.